बहुत नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि अगर आप उनका कंपेयर करें इंडस्ट्री में से तो किससे करेंगे, ठीक है। पहला नाम है आदर्श आनंद। स्टेज शो में ही अगर 5 लाख 4 लाख दे के अगर कोई एक्टर आ ही जा रहा है मेरे घर पे, तो मैं 200-300 की टिकट लेके उसकी परफॉर्मेंस देखने नहीं जाना चाहूंगा भाई सिनेमा हॉल में। आपको मनोज लगता तिवारी, निरहुआ और रवि किशन ने लहंगा भी रिमोट से उठाया तो उस तरीके से उठाया कि उसमें एक रस था। बहुत फाइन एक्टिंग करती हैं बिल्कुल। उनके इनफैक्ट इम्प्रेशंस वगैरह में भी बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और उनको मैं जिला टॉप जब रियलिटी शो चला करता था, मेरे ही कजन ब्रदर प्रवाल रंजन है, जो कि हम बाहुबली करके एक फिल्म आई थी, हम बाहुबली रवि किशन की फिल्म है, उसमें भी 2006 जो 2006 और निरहुआ की फिल्म है। एक साल के बाद मुझे कॉल आया जी बायोस्कोप की क्रिएटिव टीम की तरफ से कि आपसे ये प्रॉमिस किया गया था, एक फिल्म है ऐसी और ये कैरेक्टर है, क्या आप करना चाहोगे? मुझे तो लगता है कि आई थिंक कि जितना पवन भैया भी डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर मैं जो भी इंसान हूँ, अब लोग मुझे तभी जान पाएंगे जब मेरे अगल बगल के छुटपुटिये हट करके मुझे अंदर आने, किसी को अंदर आने के। मगर ऑडिशंस में क्या होता है ना कि टीवी राउंड होता है, उसके जाने के पहले आपको 3-4 राउंड्स में गुजरना पड़ता है। मुझे अपडेटेड बिहारन जो है, अपडेटेड बिहारन बहुत ही वायरल कंटेंट क्रिएट कर रही है, और उसके साथ मुस्कान का मुझे काफ़ी बहुत मुस्कान अच्छा आर्ट। क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट और एक एक्टर की जो लाइफ होती है वो लोगों को जो दिखती है वो कुछ और होता है। खान सर का बयान आता है कि बॉलीवुड इज लाइक ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री। ये सब नचनिया बजनिया जो स्टेज पे नाच रहे होते हैं वो सबको कह देते हैं। बिल्कुल सिर्फ लेकिन भोजपुरी गानों में आ जाता है तो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दर्शाया उस तरीके से जाता है। बेबी बियर पी के और बबुनी के लागल व शहर का हवा, इस तरीके का गाना जो है वो आप देख सकते हैं। ये कहना चाहूंगा कि जब एक उम्र हो जाती है आर्टिस्ट की और वो आर्टिस्ट अब एक्टर से डायरेक्शन या फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाता है, मतलब एक 40 साल का आदमी हस्बैंड बना हुआ है और एक 20 साल की लड़की वाइफ बनी हुई है। इस चीज को आप देखते हैं कभी रवि किशन को देखेंगे तो नगमा जी के साथ देखेंगे आप, वो जोड़ी लगती थी कि इट्स लुक लाइक अ हीरो। बेटा क्या कर रहे हो? तो मैं तो रील शूट कर रहा था। तो एक काम करो, बहुरिया से बात कर रहा था। ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, आप बॉडी बना लो, आप 6 पैक एब्स बना लो, आप बिल्कुल नहीं चलोगे जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है। संग्राम जब आया था, इंडियन आइडल के टाइम पे आया था, और इंडियन आइडल आज भी आता है या फिर आगे पीछे 1-2 साल के बाद गैप के आता है। सारेगामापा भोजपुरी आया था, सुर संग्राम आया, लिटिल चैंप इन भोजपुरी भी आया, ठीक है। फिर रियलिटी शोज आना बंद हो गए। अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ मैं कभी-कभार। कंज्यूम करते हैं? हाँ। तो कैसे, मतलब ऐसे हमारे बिहार में क्या होता है कि पियक्कड़ होते हैं, या बेवड़ा कहते हैं उन्हें। तो पियक्कड़ लोग की एक पहचान होती है, या तो पिए तो इतना पिए कि या तो वो रहें या बोतल रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। शुरुआत हुई थी छोटे मोटे सिंगर से, आज बिहार विजन उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं एक बहुत ही मंजे हुए एक्टर। बताना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक्टर्स के लिए नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े बयान आते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाने रिलीज होते हैं। सॉन्ग्स की अहमियत है, एक्टर्स को उनका मुकाम नहीं मिलता। पर कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी शोज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी को प्योर और साफ सुथरा रखने की मुहिम चल रही है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने स्टेट और अपने राज्य और अपनी भाषा के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, उनका नाम जितना बड़ा है उससे बड़ा है उनका काम। जी बायोस्कोप के साथ काम कर चुके हैं, ICE इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एंड एक्सीलेंस से पढ़ाई कर चुके हैं, और बालाजी फिल्म्स के साथ बहुत सारे काम प्रोजेक्ट आ चुके हैं उनके। फेमस नहीं होंगे या फिर आप इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप इनका काम देखेंगे तो आप डेफिनेटली हो जाएंगे इनके फ़ैन, क्योंकि जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी ये करते हैं, चाहे वो कोई भी डायलॉग हो, सीरियस हो या फिर किसी भी नोट पे, वो करते हैं परफेक्ट। मैं स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से अपने पॉडकास्ट में प्रगल्भ ओझा जी का। प्रगल्भ ओझा जी एक मंजे हुए एक्टर हैं, जी बायोस्कोप के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं, एंकरिंग कर चुके हैं और बहुत सारे जर्नलिज्म अभी कर रहे हैं। नमस्कार प्रगल्भ जी, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं मेरी पब्लिक और मेरी ऑडियंस, उनको भी मेरा प्रगल्भ ओझा का बहुत नमन है और थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी टाइम से आपके चैनल को फॉलो कर रहा था, काफ़ी चीज़ों को देख रहा था, काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आ रहा था, और एक बहुत ज़रूरी था कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी अंदर से जाना जाए, चीज़ों को जाना जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है रियल टैलेंट तक पहुँचना। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बोगस टैलेंट जो है ना वो भरा पड़ा है। बोगस टैलेंट मतलब कि जिनके फॉलोअर्स हैं, रीच नहीं है, या फिर वो कुछ मैसेज नहीं पास करते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपका नाम
मोस्टली उन जगहों पे आता है जहाँ पे सीरियस एक्टिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो जिससे कोई मैसेज संदेश जाता हो। तो आपके नाम के साथ साथ हमने एक चीज़ नोटिस की कि प्रोफेशनल हैं आप, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। रितेश उपाध्याय जी के साथ सीन टू सीन में आ रहे हैं आप। और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि टैलेंट कैमरा एक्शन एक रियलिटी शो है जिसके विनर भी रह चुके हैं आप, और 2 बार मिस्टर बिहार भी रह चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इतनी सारी उपलब्धियों के लिए। और उसके बाद आता है प्रगलभ ओझा जी का पहला सीरियल विश कन्या। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या सच्चाई है जो इंस्टाग्राम पे हमें दिखता है कि यार इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके फॉलोअर्स कम हैं, काम उनके पास भी नहीं है। जो इनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके पास भी काम नहीं है। इनफैक्ट आपके पास ज़्यादा काम है, आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में बंधे हुए हैं। तो थोड़ा सा रियलिटी बताइए, कैमरे के पीछे की ज़िंदगी कैसी होती है एक एक्टर की या फिर एक आर्टिस्ट की? देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। वैसे एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, विश कन्या एक फिल्म थी, फुल टाइम फिल्म थी, 3 घंटे की, और ज़ी बाइस्कोप की तरफ से था। देखिए क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट और एक एक्टर की जो लाइफ होती है वो लोगों को जो दिखती है वो कुछ और होती है, और असल ज़िंदगी में अंदर से कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत अंदर तक चीज़ें चलती हैं, और एक आर्टिस्ट को कैमरे के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ कि उनका सर्वाइवल कैसे होगा अगर उनके पास काम नहीं है, तो कॉन्टैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बहुत लिमिटेड लोग हैं, और कॉन्टैक्ट किस तरीके से निकाले जाते हैं, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। तो कॉन्टैक्ट आपके होने चाहिए, या फिर आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए कि आप खुद के प्रोड्यूसर खुद ही हो। तो ये 2 चीज़ें हैं, खास करके इसलिए भी वजह नहीं मिल पाता है, ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऑडिशंस वगैरह का कोई सिनेरियो है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कंटेंट वायरल होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप किसी अच्छे और बड़े कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कंटेंट के नाम पे जब टिकटॉक चला करता था 2019 में, तो कंटेंट के नाम पे एक वर्ड आ गया लिपसिंग, जिसे हम लोग आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी एक कंटेंट ही है। फिर कंटेंट जब लिपसिंग से थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर डांस आ गया, डांस के बाद उसको और आगे बढ़ाया गया तो रैपो बिल्डिंग, पैरोडी वीडियोस वगैरह आ गई। लेकिन प्रगलभ ओझा जी को जो हम देखते हैं वो देखते हैं एज अ प्रोफेशनल एक्टर, वो अपनी लाइनें खुद याद करते हैं, खुद बोलते हैं। तो कितना मुश्किल है सरवाइव करना इस फेक वर्ल्ड में जहाँ पे लोग किसी की लिपसिंग उठा के करके वायरल हो जाते हैं या किसी की पैरोडी करके, और अपने आप को अपने अंदर से किसी कैरेक्टर को डेवलप करना। क्योंकि आपके जितने भी हैं, मैंने देखी हैं आपकी चीज़ें, वो सारे आपके खुद के काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैलेंट कैमरा एक्शन के अंदर जो आपका पहला ऑडिशन था, कैसे दिया था आपने वो? कैसे आइडिया आया कि एक्टिंग करनी चाहिए? खैर, एक्टिंग का तो आइडिया बचपन से ही था। अच्छा। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो भी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छा बजा जाते हैं और अभी नए भी बहुत अच्छा करते हैं। हम बाहुबली करके एक फिल्म आई थी, हम बाहुबली, रवि किशन की, उसमें 2006 और निरहुआ की फिल्म है, गया में ही शूटिंग हुई है उस पूरी फिल्म की। उसमें मेरे पिताजी एज एन एक्टर उसमें अपीयर हुए थे। अच्छा। और वहाँ से फिर मुझे पता चला कि फिल्में वगैरह किस तरीके से होती है, क्योंकि मैं उनके साथ सेट पे जाया करता था, चीज़ों को देखा करता था। और घर में एक ऐसा माहौल भी है, कलाकार माहौल है, हर लोग कलाकार है, बुआ मेरी अच्छा गाना गाती हैं, सभी लोग। तो बचपन से ही मुझे संगीत और कला के क्षेत्र में ही मेरी परवरिश हुई। मैं सुनता रहा लोगों को, और मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि उनका अधूरा सपना था। वो NSD में भी आए थे, उनकी सिलेक्शन हो गई थी, और करीब 98 की बात है ये। मगर अफसोस कि शायद हमारे दादाजी उस समय उतना सक्षम नहीं थे कि उनको आगे दिल्ली में रहने के लिए करवा सके। उन्होंने वहाँ से बैकआउट कर दिया। और जब हमारी बात, मैं जब बड़ा हुआ और जब मैंने उनकी चीज़ें और उनकी अचीवमेंट्स देखी, खास करके वो भी एक तरीके से ऐसे ही एक्टर थे जो कि खुद के एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, खुद का प्लेज लिखना, उसके परफॉर्मेंसेस देना, और नेशनल इंटरनेशनल भी वो चले गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट मिला, और मेरी उनके सपोर्ट भी मुझे मिला, क्योंकि मैं 10th करने के बाद मुंबई चला गया एक्टिंग में डिप्लोमा करने के बाद। तो बहुत काफ़ी कम उम्र में बाहर जाना और काफ़ी कुछ देखना मेरे लिए आई थिंक एक एक्सपीरियंस के तौर पे काफ़ी अनुभवी हो चुका हूँ मैं। और कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं एक्टर लोग बचपन से कि ये कैरेक्टर इस तरह का स्ट्रगल है या इस तरह का है। हाँ। तो आपने बताया कि आपके पिताजी प्रोफेशनल एक्टर थे और हम बाहुबली में काम किया था। पिताजी भी एक्टर रह चुके हैं, आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब आप बताते हैं कि आई एम अ भोजपुरी एक्टर, तो क्या बताने से पहले झिझकते हैं? क्योंकि भोजपुरी हम कह देते हैं कि भोजीवुड, एक टाइटल आ गया है भोजीवुड, बट भोजीवुड एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है? खान सर का बयान आता है कि भोजीवुड इज लाइक अ ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री। ये सब नचनिया बजनिया जो स्टेज पे नाच रहे होते हैं वो सबको कह देते हैं।
टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हो रही हैं, अच्छे अच्छे रियलिटी शो हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार इस चीज के लिए तो मेहनत नहीं की थी, या कभी अपने आप को बताने में शर्मिंदा हुआ कि नहीं यार मैं भोजपुरी से हूँ? कभी छुपाते हैं आप इस चीज को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुपाता हूँ, और खास करके जब से मैंने रियलिटी शो जीती है वो टैलेंट कैमरा एक्शन, तब से तो मैं बिल्कुल बेझिझक होकर बोलता हूँ कि मैं एक भोजपुरी एक्टर हूँ और मुझे भोजपुरी में काम करना ज़्यादा है। इनफैक्ट आप देखोगे मुझे तो अब मैं हिंदी में काम कम करता हूँ और भोजपुरी में काम ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे लिए कोई झिझक नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो भोजपुरी में, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। बाकी आपने सही बोला कि जैसा खान सर ने बोला, अब भोजपुरी में ऐसा है कि ऑर्केस्ट्रा के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ चुकी है, और वो स्पॉटलाइट ऐसी है जो आई थिंक कि कभी हट भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप स्पॉटलाइट अगर फिल्मों में डालोगे तो भोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्म है जो आज बन रही हैं, जैसे कि आपने रितेश उपाध्याय सर का बात किया, या फिर यश कुमार सर हैं, यश कुमार सर, चिंटू पांडे हैं, इन लोगों को देखिए कितने अच्छे ट्रेंड एक्टर है, डांस कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं। उनकी फिल्मों में एक मोटिव होता है कि उस फिल्मों का मतलब क्या है। नहीं तो पहले की फिल्में तो रवि किशन और निरहुआ और मनोज तिवारी की फिल्में तो भाई उनका तो कहना ही नहीं है। भोजपुरी का एक गोल्डन एरा चला था, जिस गोल्डन एरा में भोजपुरी ने मतलब लाखों एक्टर्स को काम दिया। मैं कुछ नाम लूंगा, आप शायद ना जानते हो। एक गाना है केहू आई परदेसी हमसे प्यार करेला, इस गाने के अंदर फीचर हुई थी लवी रत्नोगी, वो एक एक्ट्रेस है, ठीक है। रवि किशन के साथ मौका मिला करता था। फिर भोजपुरी का एक एरा आया जिसके अंदर सिंगर्स को टाइम दिया गया, लेकिन सिंगर के साथ साथ जो साइड एक्ट्रेस थी वो काफी अच्छी हुआ करती थी, और साइड में एक्टर भी अच्छे मिले करते थे। सिकंदर एक एक्टर हैं जो कि अब हिंदी में काम कर रहे हैं। सिकंदर को हमने देखा है पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, और बहुत ही फैबुलस एक्टर हैं। फिर आया मनमोहन तिवारी का दौर, सपूत खेसारी लाल के साथ साइड में क्या था, लेकिन पूरा खा गए थे खेसारी लाल को, क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ आज के टाइम में हम देखते हैं कि सिर्फ दो ही नामों का हुआ बना पड़ा है, और भोजपुरी कहीं आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। यश कुमार का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। यश कुमार की रीलें नहीं वायरल होती हैं, नहीं लोग दबा देते हैं भोजपुरी में एक्टर्स लोग को खास करके कि नहीं अगर आप एक्टिंग करते हो प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन सिंगर नहीं हो तो तुम नहीं चल पाओगे। क्या ऐसा सच में है? सिंगर लोगों का सरवाइव करना ज्यादा आसान है एक्टर के मुकाबले, या फिर कुछ ऊपर नीचे? कहीं ना कहीं तो ये बात कही जा सकती है कि एक भोजपुरी अगर आप सिंगर हैं, नॉन सिंगर भी हैं लेकिन आप गाना गा लेते हैं। अक्षरा सिंह जी अभी एक्टिंग छोड़ के घुसी हैं सिंगिंग में तो सिंगर होना ज्यादा जरूरी है भोजपुरी में क्या सर्वाइव करने के लिए? देखिए ये तो माना जाता है और हमेशा से यही चलते आ रहा है कि जो अभिनेता सिंगिंग करता है भोजपुरी में उसे ज़्यादा चांसेस मिलती है, और वो उनका वायरल होने का चांसेस भी अच्छा रहता है और उनका चलने का भी चांसेस अच्छा रहता है। वैसे अक्षरा सिंह मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, डांसर काफ़ी अच्छी हैं, मगर सिंग गाने भी अच्छे बन जाते हैं क्योंकि आजकल टेक्निकल चीज़ें इतनी आ गई है जिसकी वजह से बन जाते हैं। बट अगर मैं अक्षरा सिंह को देखना चाहूँ तो एज एन एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत फाइन एक्टिंग करती हैं। बिल्कुल, उनके इनफैक्ट इम्प्रेशंस वगैरह में भी बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और उनको मैं जिला टॉप जब रियलिटी शो चला करता था, मेरे ही कज़न ब्रदर प्रवाल रंजन है जो कि काफ़ी टाइम से रियलिटी शोज वगैरह जिला टॉप हो गया, सुर संग्राम हो गए, ये उन रियलिटी शो में से हैं भोजपुरी के जो जिसे मुझे लगता है कि बंद करवा दिया गया या दबा दिया गया क्योंकि टैलेंट की भरमार हो गई थी। आलोक कुमार सिंगर एज अ सिंगर आज भी गाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अमृत के धार केहू कितनो पियाई भोजपुरी सॉन्ग उनका जो माँ के ऊपर गाया हुआ है। मोहन राठौड़ हनी सिंह के शो में भी आए थे रॉ में, और उसके बाद ममता राउत। जिस तरह के शोज बना करते थे पहले 2011 साल बाद अब जाके मेरी तो बचपन गुजरी है इन सारे शोज को देखते देखते और इन लोगों को सुनते सुनते। इनफैक्ट तब मैं ये सोचा करता था इन लोगों को देख कर कि मैं भी बड़ा होऊंगा और किसी दिन रियलिटी शोज में जाऊंगा, इट विल बी कंटिन्यू एंड आई विल बी देयर। एग्जैक्टली। बट जब बड़ा हुआ और जब मैं इंडस्ट्री के अंदर गया, इन सारी चीज़ों को देखा, मैंने बोला ओह माय गॉड, रियलिटी शोज इसके पीछे सब स्क्रिप्टेड है, लोग इनफैक्ट जान नहीं रहे हैं एक दूसरे को, या फिर उस स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद। तो ये चीज़ें पहले काफ़ी हुआ करती थी, मगर अब ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इन्वेस्टर्स रियलिटी शोज में इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भोजपुरी का रियलिटी शो चल नहीं पाएगा या फिर उसको उतना उस प्रसिद्धता नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि क्यों इनकरेजमेंट नहीं मिली रियलिटी शो को? क्योंकि जो सुर संग्राम जब आया था इंडियन आइडल के टाइम पे आया था, और इंडियन आइडल आज भी आता है या फिर आगे पीछे 1-2 साल के बाद गैप के आता है। सारेगामापा भोजपुरी आया था, सुर संग्राम आया, लिटिल चैम्प इन भोजपुरी भी आया, ठीक है। फिर रियलिटी शोज आना बंद हो गए। 11 साल बाद अब कहीं पहल हो रही है कि चलिए रियलिटी शोज कर देते हैं। क्या फेक प्रोमिसेस होते हैं या फिर सब कुछ फेक ही होता है रियलिटी शो में? सब कुछ तो फेक नहीं होता है और प्रोमिसेस भी ऑलमोस्ट तो फेक नहीं होते हैं, खास करके रियलिटी शोज़ के।
मगर सबसे बड़ा चीज़ है इसमें ये आ जाता है कि जो आपके साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो क्रिएटिव टीम है वो किस तरीके से आपको मतलब आपके ओरिजिनल चीज़ों को बाहर निकालती है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी आर्टिस्ट के अंदर कोई टैलेंट नहीं है लेकिन वो आपको दिख रहा है, और इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्रिएटिव टीम और पीआर उसके पीछे लगी हुई है। उसके कहानी में थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया और उसको प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने कि पब्लिक थोड़ा सा उस तरीके से डाउन हो जाए और उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर जाए। तो यस, ये कहीं ना कहीं तो होता है कि और जो प्रोमिसेस होते हैं, जैसे कि प्रोमिसेस था कि जो टैलेंट कैमरा एक्शन शो जीतेगा उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी, क्या वो प्रोमिसेस पूरे फुलफिल होते हैं? बिल्कुल। अब फुलफिल हर किसी के साथ होते हैं या नहीं ये मुझे तो नहीं पता, मैं लेकिन अपना बताऊं तो मेरे साथ बहुत सारे प्रोमिसेस हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल लिया जाए तो जी बाइस्कोप का है। क्योंकि मुझे शायद एक समय पे ऐसा लगा था कि सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए होती है, टीवी पे पब्लिक को दिखाने के लिए होती है, मगर फिर जैसे जैसे कहते हैं ना कि चीज़ हैपेंस तो फिर आपको समझ में आता है। लाखों हज़ारों की संख्या में मैंने वीडियो भेजी, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने, और इनफैक्ट मुझसे बेहतरीन वीडियोस भी भेजी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास उस समय कैमरा नहीं था, मैंने फ़ोन से शूट किया था, सेल्फ शूट किया था मिरर में, वो भी वो डायलॉग्स को, तो मुझे उम्मीद नहीं थी। और मेरा थोड़ा सा क्या होता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड होता हूँ किसी चीज़ को लेकर, कि अगर मैंने किया तो अगर उसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है तो फिर मैं उसमें अपना एफर्ट्स डालता भी हूँ कि और इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। लेकिन मैं वहाँ से बिल्कुल हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई अगर इसमें मेरा कोई एफर्ट्स नहीं है और मेरे जॉनर का चीज़ नहीं है तो भाई मुझसे मत ही करने दो तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि काम करो तो अच्छा करो वरना मत करो। तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। टैलेंट कैमरा एक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया और सीजन 2 में आप विनर भी रहे। हाँ, विनर और मेगा विनर रहे। विनर और मेगा विनर रहे। फिर वहाँ से मतलब ये 2022 की बात है। हाँ। उसके बाद कैसे सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहाँ कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बताइए रितेश उपाध्याय तक। देखिए, उनका मुझे करीबन 1 साल के बाद मुझे कॉल आया जी बाइस्कोप की क्रिएटिव टीम की तरफ से कि आपसे ये प्रॉमिस किया गया था, एक फिल्म है ऐसी और ये कैरेक्टर है, क्या आप करना चाहोगे? तो पहले तो मुझे कैरेक्टर सुन के थोड़ा छोटा लगा। मैंने बोला कि 1 साल के बाद भी कैरेक्टर, मुझे लगा था कि ये लोग पूरा का पूरा अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे। फिर मैंने कैरेक्टर को सुन के तो लगता है ना कि छोटा है, बट आप जब स्क्रिप्ट देखो, आप जब काम करने के लिए जाओ तब आपको समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। बट मैंने फिर इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। मैंने बोला कि काम करना और लोगों से संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। और जी बाइस्कोप और बालाजी टेली फिल्म्स या फिर भोजपुरी यशी फिल्म्स है भोजपुरी में, मैं खुद चाहता हूँ कि इन सारे प्रोडक्शंस के साथ और कंपनियों के साथ मैं काम करूँ। तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, मैं एक बार जाकर के एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया और उन्होंने सेम डे मुझे टिकट्स भेज दिए। इसकी शूटिंग यूपी के जौनपुर में हुई थी और आनंद गुजरात में हुई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं सडन 1 और 2 दिन के अंतराल में मैंने पहुंच गया वहाँ पे और फिर चीज़ों को बताई कि जब स्क्रिप्ट मैंने देखा, मैं मिला उसके डायरेक्टर संजीव बहरकोई हैं ऐसा करके, वो हैं, और नीलभ तिवारी जो हैं इनके प्रोड्यूसर्स हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं वो हो गए। इनफैक्ट जो भी इसमें सीनियर एक्टर्स थे काफ़ी अच्छे थे। सीनियर एक्टर्स से थोड़ा याद आया कि भोजपुरी जो है रील्स वायरल होती हैं कि पवन सिंह की वजह से भोजपुरी को 2 लोग जानते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, 100 गुनाहगारों को सज़ा मिल जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हम मानते हैं कि पवन सिंह की वजह से लोग भोजपुरी को जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बदनाम भी उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो रियल टैलेंट है, रियल टैलेंट के तौर पे मैं देखना चाहूँगा, जैसे अक्षरा सिंह का नाम लिया हमने, हम यश कुमार का नाम लेते हैं। यश कुमार एक बहुत ही फाइन एक्टर है। फिर आते हैं रितेश उपाध्याय जी, आप उनके साथ काम कर चुके हैं। क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा रितेश उपाध्याय में और पवन सिंह में, कि रितेश उपाध्याय को माताएं बहनें देखना चाहती है? बिकॉज टीवी सीरियल्स जो आते हैं हमारे घर पे, मैं भी अपनी गांव में रहा था 3 महीने, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत प्रचलित है टीवी पे फिल्मों का आना, बहुत प्रचलित है। फॉर एग्जांपल भोजपुरी की फिल्में ले लेंगे, गंगा मैया की सौगंध, बिल्कुल, गंगा मैया के पेरी चढ़ाई, वो नौमी के ऊपर फिल्में बनती हैं, छठ पूजा के ऊपर फिल्में बनती हैं, उन सब में स्टारर रितेश उपाध्याय जी ऑलमोस्ट हैं। तो एक हम्बल एक्टर आता है सामने, जो एक्टर बिल्कुल अलग है, जिसकी पहुंच, मतलब जिसको रील्स में काट के कोई पावर नहीं कहा जाता है, लेकिन वो एक रियल एक्टर है। लेकिन एक दूसरे एंड पे देखा जाए तो वो उतने फेमस नहीं कहलाते हैं उन लोगों में जिन लोगों से बिहार की संस्कृति निकल के आती है, क्योंकि बिहार बिहारियों से है। हाँ। और बिहारी लोग ही नहीं जानेंगे कि हमारे पास एक रितेश उपाध्याय जैसे एक्टर हैं, यश कुमार, प्रदीप पांडे जैसे एक्टर हैं, तो कैसा काम चलेगा? तो कैसा ह्यूमन बीइंग कैसे देखते हैं आप रितेश उपाध्याय जी को? एज एन ह्यूमन बीइंग रितेश भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और ऐसा माना जाए कि वह बहुत कम कहते हैं ना कि जिनके पास इतना भी काम होता है जितना रितेश भैया के पास है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है
कि भाई मेरा तो संपर्क है, मैं कांटेक्ट हूँ, और चैनल्स के साथ बैक टू बैक अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। और बहुत जाने जाते हैं रितेश उपाध्याय। इनफैक्ट मैं इधर अपने गली में रहता था, और जितने भी छोटे वगैरह शॉप है जो कि भोजपुरी को देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे अचानक से सुनने के लिए मिला कि अरे भैया मैंने कल आपको टीवी पे देखा था, वो आप ही थे ना, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं। तो रितेश उपाध्याय को भी लोग जानते हैं, और जो लोग सच में देखना चाहते हैं, जैसे कि हम हैं, घर पे हमारी माँ बहनें हैं, तो अब वो फोन स्क्रॉल नहीं करती हैं, भोजपुरी चैनल लगा दिया, भोजपुरी गाना लगा दिया, वो चल रहा है, और फिर वो देख के और सुन करके काम करती हैं। मतलब हमारे घर पे तो यही होता है। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट या तो न्यूज़ चलेगा या तो भोजपुरी फिल्में चलेगी, और घर पे सब शौकीन है भोजपुरी फिल्मों के। और रितेश भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए काम कर रहे हैं। और पवन सिंह भैया का काम थोड़ा अलग है, क्योंकि पवन भैया जो है वो बहुत कमर्शियली काम करने लगे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि कमर्शियली काम कर रहे हैं, और पब्लिक के, यंगस्टर्स के डिमांड के ऊपर काम करते हैं। बाकी उनके बहुत सारे मेरा यही सवाल था कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं कि नहीं आप इनके साथ काम मत करिए, ये आपके लायक नहीं, ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस करता है एक्टर लोगों को या नहीं करता है? अरे बिल्कुल करता है। मुझे तो लगता है कि आई थिंक कि जितना पवन भैया भी डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर मैं जो भी इंसान हूँ, अब लोग मुझे तभी जान पाएंगे जब मेरे अगल बगल के छुटपुटिये हट करके मुझे अंदर आने, किसी को अंदर आने देंगे मुझसे बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब रहते हैं जो 4-5 रहते हैं, जो समझते हैं कि मैं एक्स का बहुत पर्सनल हूँ और बहुत खास हूँ, इनके आसपास नहीं है। तो बहुत होता है, रियली होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अगर पवन सिंह भैया से भी मिलने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिलने दिया जाता है, बिल्कुल नहीं मिल पाता, हटा दिया जाता है स्टेज पे से। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें होती हैं, यही सब चीज़ें इफेक्ट भी कर रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताइए कि आप एल्बम वगैरह नहीं करते हैं, प्रोफेशनल एक्टिंग करते हैं, और अभी करंटली किस कंपनी के साथ या किस टीम के साथ या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल अभिषेक तिवारी एक प्रोड्यूसर है, उनसे मेरी बात हुई है, क्योंकि एज इन लॉन्चिंग प्रोजेक्ट मुझे देखा जाए तो मैं बातचीत कर रहा हूँ। अभी मेरा क्या है कि मैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट, अगर जब तक वो किसी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट ना हो। अगर मुझे कहीं बड़ी कंपनी से ऑफर हुआ तो सही है, नहीं तो जहाँ तक मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं हूँ नॉन सिंगर, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यून करके गाना भी बहुत बेकार है, क्योंकि मैं अगर कल को कोई इवेंट मिल गया तो मैं वहाँ क्या करूँगा, तो पूरा फॉल्स हो जाता है वो चीज़। तो मेरे भैया, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, सारेगामा रंगपुर भैया के विनर भी रह चुके हैं प्रवाल रंजन, उनके साथ मेरी प्लानिंग्स चल रही है, बहुत टाइम से प्लानिंग्स चल रही थी, मगर बजट इशू के कारण नहीं हो पाया। बट अब जब सब कुछ लाइन अप हो गया है तो कुछ भोजपुरी के सैड सॉन्ग्स हैं, बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, और कुछ लव आइटम नंबर कह सकते हैं आप, मतलब प्रॉपर वो उस तरीके का नहीं, बट एक अच्छा इस तरीके का म्यूजिक वीडियोस 3-4 मेरे रहेंगे, जो कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सके। हाँ, और अभी मैं उस चीज़ पे काम करूँ, और बहुत काफ़ी अच्छा मैं बारीक चीज़ों पे काम करूँ, और आई होप कि काफ़ी अच्छा जाए। ठीक, थोड़ा सा बताइए कि आप बिहार में गया जिले से हैं, और अब आप अपने गाँव जाते हैं, फैमिली कहाँ पे रहती है आपकी? हाँ, सभी लोग गया में ही रहते हैं, और मेरा बॉर्न बॉटअप सब कुछ गया में ही हुआ है, और मैं अभी जस्ट आपका इसी महीने के 10 तारीख को वापस लौटा हूँ बिहार से। गया, मतलब बिहार की जो मानसिकता होती है माता पिता की, वो ये होती है कि लड़का हाथ से निकल गया, अगर लड़का कुछ कर दे। अब जैसे आपकी जो अभी रिसेंटली पोस्ट देख रहे हैं, वो लगातार बैक टू बैक लड़कियों के साथ आ रही है, तो क्या माँ का फोन आता है कि बेटा क्या करने भेजा था और क्या कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी, और शायद भगवान का कुछ, मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा जो मेरे माता पिता इतने अच्छे मिले। मुझे कभी ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला। एक दफ़ा कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा क्या कर रहे हो? तो मैं तो रील शूट कर रहा था, तो एक काम करो बहुरिया से बात करा दो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ये एग्जैक्टली ये चीज़ तो नहीं, बट हाँ, वो उन्होंने बोला कि काम कर रहे हो तो काम करो, किसी को पुतो बना करके मत घर पे ले आना। तो ये सारी चीज़ें तो होती है। तो ऐसा होता है, कभी ख्याल आया कि नहीं चलो ये क्रिएटर है, इनके साथ क्यों ना लाइफ ही स्पेंड कर ली जाए? कभी कोई ऐसा क्रिएटर है आपके साथ? फीमेल्स क्रिएटर्स में बात कर रहा हूँ, आप बड़े फेमस है फीमेल क्रिएटर्स में। अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं, देखिए हर किसी से एक अलग संपर्क होता है, एक अलग कनेक्शन होता है। हाँ, ये बात सच है कि जो मेरे साथ फीमेल आर्टिस्ट काम करती हैं, वो उनको मेरी टीम के साथ या फिर हमारे नेचर के साथ या काम करने के तरीके के साथ लगा हो जाता है, जिसके कारण हम आगे लंबे समय तक कांटेक्ट में रहते हैं। बट वो एक अच्छे दोस्त हैं, जब मुझे ज़रूरत है वो अवेलेबल हैं, जब उन्हें ज़रूरत हो मैं अवेलेबल रहूँ। और फिलहाल तो इतना ही। बाकी मैं खुद अभी गृहस्थ जीवन में हूँ, तो मैं जहाँ हूँ। तो अभी मतलब अभी आपका करियर चल रहा है, ऑलरेडी अच्छे रीच पे हैं। एक चीज़ देखी हमने भोजपुरी में, जैसे आपने अभी कहा
कि मैं एक ऐसा कुछ करूंगा जो मैं अपने पूरे परिवार के साथ, या मैं अपने पूरे परिवार के साथ, या कोई भी अपने पूरे परिवार के साथ देख पाए। ठीक है, एक गाना है भोजपुरी का सिनुराइल सांझ बनारस के, जो कि अभी जस्ट आया है, विक्रांत का सारेगामा पास है। ओके। सेम डे गाना आता है चंदन चंचल जी का, हाँ। जो कि है ढोड़ी चोली के ऊपर। ठीक है, कि ढोड़ी में नवरत्न तेल वगैरह वगैरह। अब आपको ऐसा क्या लगता है कि एज एन ऑडियंस किसकी गलती है कि एक गाने के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्यू है 20 के, जो कि 2 हफ्ते पहले आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लव सॉन्ग है सिनुराइल सांझ बनारस के, जिसके अंदर विक्रांत जी हैं, अपने बड़ा फेस है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव से उठा हुआ है सिंगर है, जो कि खुद फीचर होता है, एक कमरे के सेट में शूट हो जाता है। आपको क्या लगता है एज अ ऑडियंस कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं अपने कंटेंट को देखने में, या फिर इंटरनेट की बदौलत हम गलत राह पे जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ऑडियंस को तो कोई गलती नहीं है, उनको तो जो अच्छा लगेगा वो देख सकते हो, पूरे तरीके से फ्री हैं। सबसे बड़ा बात है कि जैसे कि आपने जिनका भी नाम लिया, मैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करता। आप प्रेफर नहीं करते? बिल्कुल। एज अ सिंगर किस सिंगर को सुनते हैं आप? फोक सिंगर में सादा सिन्हा जी को ले लीजिए। अच्छा। और उदित नारायण भी भोजपुरी का अच्छा गाना गाते हैं। श्रेया घोषाल भी गा चुकी है। श्रेया घोषाल भी गा चुकी है। पंडित जी बताई ना बिया का भोई में जो पहली 2 लाइनें हैं वो श्रेया घोषाल नहीं गाई है, एक फीमेल का। हाँ। और पीपरा का भूत गाना हो गया। और अभी फिलहाल नील कमल सिंह को मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ। नील कमल सिंह मुझे काफी ओम झा जी को सुनते हैं आप? हाँ। ओम झा, चंदन जी। तो फिर आपका साउंड का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो आप चंदन चंचल को नहीं सुनते? नहीं सुनता हूँ, और मैं वैसे सिंगर्स को सुनना भी नहीं चाहता। प्रमोद प्रेमी? नहीं। लेकिन इनके जो गाने होते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके गाने रियलिस्टिक भोजपुरी सिचुएशंस पे बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे गांव में लड़कियों को छेड़ना हो तो जैसे कि जीन्स का चलन चला था जब, तो मनोज तिवारी ने भी सेम फॉर्म में गाना गाया था, बबनी के लागल व शहर के हवा तनी आवरी पढ़ावा, जो कि पहले के टाइम में फेमस होता था। तो मैं इन सिंगर्स को इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरे रिसर्च का पार्ट भी रहता है। ये जो गाने गाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी में भोजपुरी में देखने को मिल जाता है। okay. तो आपको लगता है कि ऑडियंस एज अ ऑडियंस अब ऑडियंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए क्योंकि भोजपुरी कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो गई है? बिल्कुल, ऑडियंस को तो थोड़ा चेंज करना होगा अपने भी माइंड सेटअप को, क्योंकि अब ऑडियंस जानती है, 4 चीज़ों को देख रही है, तो पता है कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं एक फ़र्क बताना चाहता हूँ कि चोली और ढोड़ी का मतलब बहुत सिंपल होता है, ठीक है, जो कि हर लोग जानते हो, हिंदी हो, साउथ हो, भोजपुरी हो, कहीं भी। बिल्कुल। सिर्फ लेकिन भोजपुरी गानों में आ जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दर्शाया उस तरीके से जाता है। मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन ने लहंगा भी रिमोट से उठाया तो उस तरीके से उठाया कि उसमें एक रस था, हास्य रस था, लोग उसको देख के एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल के जो चंदन चंचल जैसे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा है आर्टिस्ट, आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, बट मत बनाइए ऐसा कि जिसको कि देख करके अच्छा ना लगे। वो हम यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी बहन के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सकते हैं, अपने पिताजी के साथ बैठ के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन बेबी बियर पी के और बबुनी के लागल व शहर का हवा, इस तरीके का गाना जो है वो आप देख सकते हैं। और मैंने तो ये सारे गाने इनफैक्ट अपने पिताजी के साथ बैठ करके सुना है। समाज पे कटाक्ष मारना और खुद कटाक्ष बनना, दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है। बाकी आप सुनते हैं बेबी बियर पी के नाचे? बिल्कुल मैं सुनता हूँ। इनफैक्ट अब ये सारे गाने जो हैं वो मेरे गोल्डन एरा के गाने थे। और मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत डिप्रेशन वाले मूड में होता हूँ तो मैं इन लोगों के गाने सुनता हूँ, और जिसको सुन करके मुझे काफ़ी मेरा मूड लाइट हो जाता है। और अगर एनर्जी लाना है तो नील कमल के गाने सुनो, बहुत अच्छा है। प्रेफर करते हैं आप नील कमल के? कोई एक गाना जो आप रैंडमली सुनते हो, जो आप बच जाए तो आप नहीं प्लीज चेंज करते हैं? अरे नील कमल का तो आजकल जो गाना आ रहा है, मैं सभी बता, जैसे गाना डीजे पे बाजी हो और लइका खिलावा ताड़ू, उनका जो गाना है काफ़ी अच्छा, मस्ती भरा मूड है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें परफॉर्मेंसेस देने में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आया। बिल्कुल। तो इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी को भी एक अच्छे तरीके से, जैसे कि सभी लोग हिंदी गानों में परफॉर्मेंस देते हैं पब्लिकली, भोजपुरी गाने को भी उस तरीके से कॉन्सेप्ट करके उसको परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, कोरियोग्राफ करके। और मेरे माइंड में बहुत सारी आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, बट मेरे पास ऐसा अभी कोई पर्सनल और ऐसा कोई टीम नहीं आ रहा है जिसको कि मैं परमानेंट रख पाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक मुझे करीबन हर जगह पे, हर टीम पे मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत किया है हर चीज़ों के ऊपर लेकर के। लेकिन किस्मत दौर था जब भोजपुरी के नील कमल आज के टाइम में खुद फीचर हो रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब वो फीचर नहीं हुआ करते थे, वो प्रोफेशनल एक्टर रखा करते थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो दौर चल रहा होता तो आप फीचर होते किसी गानों में? आप करना पसंद करते एल्बम्स? बिल्कुल मैं पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं करता हूँ भी हूँ, एल्बम्स को पसंद करता हूँ भी हूँ, और मैं करना चाहता भी हूँ कि मुझे भी मौका मिले इस तरीके की चीज़ करने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रोजेक्ट के डिमांड के हिसाब से, कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से आर्टिस्ट फंडल करो।
बिल्कुल। अब ये नहीं कि आपको चाहिए 6 पैक एब्स वाला और अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा और आप मुझे ले लो तो वो आपका प्रोजेक्ट भी खराब हो जाएगा और मेरा भी इमेज कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो नई नई लड़कियां आ गई हैं इनके साथ अपने आप को एज मतलब एक 40 साल का आदमी हस्बैंड बना हुआ है और एक 20 साल की लड़की वाइफ बनी हुई है। इस चीज को आप देखते हैं कभी? पापे पड़ी गाना सुना आपने? हाँ सुना है मैंने। कहीं लगता है कि यार वो तो पवन सिंह को नहीं करना था, हट के किसी और एक्टर को दे देना था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही चाहिए था। अब देखिए होता क्या है ना कि लड़कियां भी आजकल समय से ज़्यादा पहले बड़ी हो जा रही हैं, सबसे बड़ी बात को, और वो दिखना पसंद भी कर रही हैं फ्रेम पे एज इन बड़ा। बट आर्टिस्ट और ऑडियंस, और अगर इस व्यू से देखा जाए तो अगर स्क्रीन एज आपका को आर्टिस्ट का अगर बराबर है तो आपका जो जोड़ी है वो और निखर करके आएगा। अब जैसे कि पहले के ज़माना में आम्रपाली और निरहुआ को देख लीजिए, बिल्कुल, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी को देख लीजिए, पवन सिंह, अक्षरा सिंह को, छोटे छोटे पेयर्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप मनोज तिवारी को देखेंगे तो आप रिंकू घोष जैसे एक्टर के साथ ही देख पाएंगे, बिकॉज शी इज मोर प्रेफरेबल। रानी चटर्जी हो गई, हाँ, रवि किशन को देखेंगे तो नगमा जी के साथ देखेंगे आप, वो जोड़ी लगती थी कि इट्स लुक लाइक अ हीरो और हीरोइन। अब मैं आज के टाइम में सूर्यवंशम में अगर पवन सिंह और आस्था सिंह की जोड़ी देखता हूँ तो मुझे अंदर से मजा नहीं आता है कि मैं ये फिल्म देखूं। अब इन फिल्मों में बेस भी तो नहीं है, अगर सच ही बोला जाए तो। हाँ बिल्कुल सच में बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों ये इन फिल्मों को इतना तरजीह दिया जा रहा है। नहीं तरजीह नहीं, ये सारी फ्लॉप ही हुई हैं, सारी की सारी बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं। बट ये सिर्फ पवन सिंह सर के नाम पे और जो भी स्टार कलाकार होते हैं उनके नाम पे चलता है। अगर स्टोरी बेस्ड देखा जाए तो वो सारे OTT पे या तो फिर टीवी चैनल्स बना रही है। बिल्कुल। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे लगाएं और इसको अच्छी तरीके से इसकी मार्केटिंग और PR हो तो एक भोजपुरी फिल्म भी मल्टीप्लेक्स तक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इमोशनल चीज़ों पे फिल्में बनाते हैं भोजपुरी में, लेकिन उसको उतना स्पॉटलाइट नहीं मिल पा रहा है, लोग उसको उतना प्रेफरेबल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेयर नहीं हो रही है। और लोग शेयर उसी चीज़ों को कर रहे हैं क्योंकि आजकल तो जान रहे हो रील्स का ज़माना है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है। बट आप ऐसा कुछ क्रिएट करो जिससे कि आपकी इंडस्ट्री का या फिर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका एक खुद का पहचान बने। अब जो लोगों ने कर रखा है वही चीज़ करते रहोगे तो फिर गायब हो जाओगे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी दिया था, मनोरमा से एक मूवी है, मलयालम में बनी हुई है, कॉमेडी मूवी है। जब जो डायरेक्टर हैं उसके वो थॉविन थॉमस है, जो कि ऑलरेडी बहुत प्रचलित एक्टर है, मुरली माइकल उन्होंने फिल्म कर रखी है। वो एज अ एक्टर खुद आ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि दिस रोल विल नॉट फिट फॉर मी, क्योंकि बाल रंगने थे, एक्टर थोड़ा कॉमिक था, उन्हें वो रोल एक छोटे से एक्टर को दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी को भी दे दिया। तो आपको लगता है कि क्या ऐसा करने वाले एक्टर भी भोजपुरी में हैं जो अपना रोल किसी और को दे सकते हैं? जैसे अब यश कुमार को ले लीजिए, एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गुड, बट समटाइम एवरी रोल ही डू इट बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही करते हैं वो रोल्स, चाहे वो लाचार पिता का हो चाहे किसी को। अब मैं एक फिल्म का नाम लेता हूँ, भोले शंकर के ऊपर बनी है, जिसके अंदर अवधेश मिश्रा को एक कैरेक्टर मिला था पिताजी का बनने का, और वो भगवान बने थे शिव। वो फिल्म देख के लगता है कि यार ये फिल्म मैं भोजपुरी की रेकमेंड कर सकता हूँ 5 लोगों को, क्योंकि वो जिस एज ग्रुप पे थी और जिस तरह उनको रोल मिला। तो आपको लगता है कि यार ये भी रॉन्ग कास्टिंग हो जाती है, लोग रॉन्ग कास्टिंग कर रहे हैं हमारे कास्टिंग डायरेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो भोजपुरी में कोई कास्टिंग डायरेक्टर है ही नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते हैं कोई भी। अगर आप अच्छे चैनल के साथ काम थोड़ा इस बारे में बताइए, क्या डायरेक्टर लोग आपसे कभी कहते हैं कि अरे यार प्रलभ एक काम करो, थोड़ा खेसारी के स्टाइल में बोलो, ऐसा कभी हुआ? मैंने तो जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने मुझे ओपन हैंड्स दिया कि तुम्हारे अंदर जो ओरिजिनल है मुझे वो चीज़ें दिखा, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी उनकी। और आपको लगता है ऐसा होता होगा? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। बट हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि जिनको एक दिन का टाइम है उनको 10 प्रोजेक्ट्स छापने हैं जी, वो उस तरीके का वो सारे लोग जो है वो कहते हैं अरे ऐसा बोल करके निकाल दो, कहा जाता है कि खेसारी के स्टाइल में बोल करके निकाल दो, तो वो सारी चीज़ें। बट हाँ अब मैं ऐसे कहता हूँ कि उनका तो जोनर बहुत अलग है, उनका स्टाइल अलग है, उसको कॉपी करना सही भी नहीं लगेगा हर लोगों के ऊपर। लेकिन जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं भोजपुरी में उनका छाप बहुत छूटता है, बिल्कुल। खास करके गली गूचों में आप जाओ, लोगों के बीच में जाओ तो आपको समझने के लिए मिलेगा। जैसे कि एक संजय पांडे हो गए, अवधेश मिश्रा हो गए, प्रकाश जैस हो गए, हाँ ये कैरेक्टर्स हो गए। कॉमेडी कैरेक्टर्स में आप इनको ले लीजिए कि अपने ये हो गए, अब एक बतासा था मनोज टाइगर हाँ। और एक और कॉमेडी एक्टर्स आते थे जो कि शायद विश कन्या में भी हमारे साथ में अच्छा, बहुत काफी पुराने एक्टर, अरविंद कुमार नहीं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा मिसप्लेस हो गया। बट बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उनको लोग मतलब वो बतासा चाचा के ही नाम से जानते हैं हाँ। और बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देते हैं। और इन लोगों का एक्टर का
मतलब जो बिहेवियर है वो भी देख लीजिए, बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसा नहीं कि उनके पास आने के लिए या फोटोज लेने के लिए कोई रोक भी रहा है। तो अब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ लेकिन कोई एक्टर कोई और ले लो? क्या आपको लगता है इतना बड़प्पन है? कोई एक्टर बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल है, मेरे अंदर है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं उसको यही देखूंगा कि अगर जब तक मेरा उम्र है और मेरे अंदर अगर प्रोफेशनलिज्म है, अगर मैं 4 कैरेक्टर मैं निभा पा रहा हूँ और उसको बखूबी निभा पा रहा हूँ तो बिल्कुल करूंगा, जो कि यश सर कर रहे हैं। वो उन्होंने जो भी कैरेक्टर किया, चाहे वो बूढ़े पिता का किया हो, हकले का किया हो, बहुत अच्छा कैरेक्टर। वो एनिमल्स को लेके फिल्में बना रहे हैं, हाथी मेरे साथी जैसे फिल्म बनाई है, छठ पूजा को भी लेके उन्होंने कितनी फिल्में बनाई है। तो इन सारे एक्टर्स को देखा जाए तो उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आपने यश का नाम लिया ही है, अब प्रदीप आर चिंटू पांडे का नाम, इतने अच्छे एक्टर का नाम लिया है, मुझे ऐसा लगता है, अब आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिएगा, कि जो ये स्टेज शो होते हैं ये एक्टर्स की पॉपुलैरिटी और गिरा देते हैं। आप इस चीज कैसे देखते हैं? अगर कोई स्टेज शो में ही अगर 5 लाख 4 लाख दे के अगर कोई एक्टर आ ही जा रहा है मेरे घर पे, तो मैं 200-300 की टिकट लेके उसकी परफॉर्मेंस देखने नहीं जाना चाहूंगा भाई सिनेमा हॉल में। आपको लगता है स्टेज शो से एक्टर की पॉपुलैरिटी पे असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि स्टेज शो एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि सब कुछ लाइव होता है, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं होती है और माहौल देख करके इंसान का मन भी हो जाता है थोड़ा। क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी इवेंट को करने के लिए जाइए तो आपको उस तरीके का सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हाई फाई और गर्म मूड में नहीं जा सकते हो, नहीं तो आप ना परफॉर्म कर पाओगे ना आप अपने ऑडियंस को घुमा फिरा पाओगे। और लोग अगर आपकी इवेंट को देखने के लिए आ भी रहे हैं तो वो अपना खुद का प्रेशर लूज करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और कैमरे, हर तरफ कैमरा ही कैमरा है, तो उस बीच में आपका कुछ भी ऐसा बोल देना या कुछ भी ऐसा कर देना, शायद आप मस्ती मजाक के ही मूड में कर रहे हो, लेकिन एक एक्टर का इमेज बहुत खराब कर देता है। स्टेज शो मतलब एक्टर को इमेज को खराब कर देता है। बट आप वो ऑर्केस्ट्रा टाइप के स्टेज शो में मत जाओ। बट हाँ, अगर एक अच्छा स्टेज शो है, जैसे कि हमारे बोधगया में बौद्ध महोत्सव होती है जो कि हर साल होती है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से कलाकारों को बुलाया जाता है। तो कलाकार का अपना एक रुतबा होता है और उनका एक ऑरा होता है, और जहाँ उस ऑरे को मेंटेन किया जाए आप वहीं जाओ। तो ये जो स्टेज शो होते हैं जिसके अंदर वायरल होते हैं कि खेसारी ने कह दिया कि का रे हमने से लड़े आइल बड़ी, पवन सिंह ने कह दिया कि कौन दुश्मन है मेरा जो मुझे पत्थर चला रहा है, तो लगता है कि ये सारी चीजें नहीं करें तो और अच्छा होगा। एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और बहुत खराब चीजें हैं इस तरीके को करने के लिए। कि पहले सब लोग स्टेज शो करता था, ठीक है ना, खेसारी लाल यादव ने भी बहुत अच्छी फिल्में कर रखी है, बिल्कुल की बहुत अच्छी फिल्में कर रखी है। पवन सिंह ने भी पहले बहुत अच्छी फिल्में कर रखी है भाई, भैया खून पसीना निरहुआ के साथ बहुत अच्छा उनकी। हाँ, सौगंध, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी जो काफी अच्छी फिल्में हैं। देखी हैं आपने उनकी अच्छी फिल्में? अरे मैं बहुत फॉलो किया है भोजपुरी को भाई। एक टाइम था। तो स्टेज शो किस तरह से एक स्टार की इमेज को गिरा सकता है या उठा सकता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। स्टेज शो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपना पूरा इमेज गिरा ही लीजिए वहां जाके, मतलब पूरा खुल जाइए, जैसे कि बहुत सारे दुगोला आपको दिखने के लिए मिलते होंगे, पॉपुलर स्टार्स हैं भोजपुरी के सिंगर्स हैं, बट उनका वैल्यू बस उसी जगह तक होता है। और जो लोग, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए कि डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक हमारे जैसे लोग देखते हैं जिससे कि कंटेंट एटलीस्ट उस घर के लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जिस घर के लोगों ने उनको बुलाया है कि यार 2 लाख में तो पवन सिंह घर ही आए थे, 5 लाख में मैं क्या ही करने जाऊंगा उनकी मूवी देखने के लिए, चाहे वो हरर गंगे हो चाहे 1 करोड़ की हो। और इसके चक्कर में लॉस सबसे ज्यादा इनका होता है प्रोड्यूसर्स का या डायरेक्टर्स का होता है। बिल्कुल। देखिए, अब ब्रांड्स का अगर नाम नहीं लिया जाए तो अब लोग जो स्टार एक्टर्स हैं वो तो ब्रांड्स है और वो बहुत अच्छे तरीके से भी है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एक उम्र हो जाती है आर्टिस्ट की और वो आर्टिस्ट अब एक्टर से डायरेक्शन या फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाता है, तो उसको बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आप पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपका नाम बहुत बड़ा है, आप जिसके भी सर पे हाथ रखो वो स्टार बन जाता है। बिल्कुल। तो आप स्टार मत बनाओ, लेकिन एक मौका तो दो कि कम से कम वो भी अपना टैलेंट दिखा सके। ठीक है, तो अब एक थोड़ा सा सवाल है मेरा कि भोजपुरी रियलिटी शोज जो होते हैं, बिग बॉस हर लैंग्वेज में बना लेकिन भोजपुरी में नहीं बना, क्या भोजपुरी रियलिटी शो में कुछ बैक स्टेज स्कैम होता है या कुछ ऐसा है जो शायद लोगों को नहीं पता जो उसके लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ है? बैक स्टेज स्कैम तो नहीं होता। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है और कैसे नहीं होती है। ऑलमोस्ट रियलिटी शोज सारे फिक्स्ड होते हैं पहले से ही, और फिक्स्ड होगा तो पहले का पैटर्न बिग बॉस वगैरह का भी आपने देखा होगा कि लोकल इंसान को बुलाया गया होगा, मगर अब ऑलमोस्ट जो लोग सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि लोकल लोगों को उठा करके बहुत समझाना, उनको पूरे शो का स्क्रिप्ट बताना बहुत
कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब क्रिएटिव टीम है हर किसी टीम के अंदर, हर किसी चैनल के अंदर, हर शोज बनाने के लिए क्रिएटिव टीम है, वो हर एक चीज़ का डिसीजन लेती है कौन आएगा, मतलब जैसे कि मुझे एक रियलिटी शो करना है सिंगिंग के ऊपर, तो मुझे पता है कि इस जिले में 10 अच्छे गायक हैं, तो मैं उन 10 को बुला के ऑडिशन करा दूंगा, उसे ही दिखाऊंगा और उसे ही रियल ऑडिशन कहूंगा, या फिर रियल ऑडिशंस होते हैं? नहीं, रियल ऑडिशंस तो होते हैं, सुर संग्राम जैसे और सारेगामा जैसे चीज़ों का, लिटिल चैम्प जैसे का होता है। मगर ऑडिशंस में क्या होता है ना कि टीवी राउंड होता है, उसके जाने के पहले आपको 3-4 राउंड्स में गुजरना पड़ता है। अच्छा। जिसमें कि सारे एक्स कंटेस्टेंट ही होते हैं। अच्छा। उसी शो से रिलेटेड पहले के वो लोग सिलेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की चीज़ें होती हैं, तो वो हो जाता है उस तरीके से करके। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रवाल रंजन भैया थे, तो उनको भी अभी सारेगामा के बाद सुर संग्राम में भी उनको दिया गया था कि टीवी राउंड से पहले की जो चीज़ें होती है वो चीज़ जजमेंट करे। तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती है अंदर की चीज़ें। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है। बालाजी में जाने का फ़ायदा ये हुआ मुझे कि दिख गया कि शोज़ के पीछे का क्या सीन होता है, किस तरीके से टीम बैठी हुई है हर चीज़ के पीछे। और एज आप पहले एक्टर थे, उसके बाद अब आप रील क्रिएट भी करते हैं, आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, और आप एक एंकर भी रह चुके हैं। तो एज अ न्यू कमर आप जब इंडस्ट्री में गए, जब पहली बार आपको एज अ एक्टर अनाउंस हुआ कि एक एक्टर हैं प्रगल्भ ओझा, वो आ रहे हैं आपके साथ, तो क्या बिहेवियर जो होता है एक्टर्स का वो प्रोफेशनल होता है, या फिर थोड़ा ऐसा होता है कि अरे यार कुछ भी बोल दो, चलो कुछ भी तुम कर लो, ऐसा कुछ होता है, या फिर प्रोफेशनल अच्छा है उनका बिहेव होता है? मुझे तो अभी तक हर जगह अच्छा मिला है, और पता नहीं क्यों मिला है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके बात विवाद पे बहुत सारी चीज़ें का पता चलता है कि आप अगर किसी के पास जा करके 5 मिनट 4 मिनट बात भी कर रहे हो, या एक अपीयरेंस मिल रहा है आपको उनके साथ बात करने का, तो लोग समझ जाते हैं कि आप किस तरीके के कलाकार हैं और आपसे कितनी चीज़ें सीखनी है। मैंने सीखी थी कि क्योंकि मुझे स्मोकिंग करने का बहुत आदत था। अच्छा। उस समय जब मैं ये फिल्म कर रहा था विश कन्या, तो मैं सेट पे था, और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, और कहीं ना कहीं इससे एक मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगा कि लोग समझते हैं कि फिल्में वगैरह हैं तो सारे प्रोफेशनलिज्म को साइड रख के सिगरेट पी सकते हैं, नशे में प्रोजेक्ट की जाती है। ये मैंने बहुत बार सुना है कि पवन सिंह बहुत बार करके वो चढ़ते हैं। तो ठीक है, कभी कभार हो गया हो, लेकिन जब भी मैंने बहुत बात पर पर्सनली भी देखा है, वो उनका ऑरा ही वैसा है। अच्छा। वो उस तरीके से रहते ही हैं कि वो लगता है लोगों को देख करके कि ड्रिंक किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शो की बात, क्रिएटिव टीम वगैरह इस तरीके से बैठी हुई रहती है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो प्रगल्भ ओझा जी कितना, मतलब आप नशा वगैरह करते हैं? स्मोक के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ मैं कभी कभार। कंज्यूम करते हैं? हाँ। तो कैसे, मतलब ऐसे हमारे बिहार में क्या होता है कि पियक्कड़ होते हैं, अब यार बेवड़ा कहते हैं उन्हें, तो पियक्कड़ लोग की एक पहचान होती है, या तो पिए तो इतना पिए कि या तो वो रहें या बोतल रहें। हाँ। या तो इतना पिए कि 2 पैक पिए और साइड हो गए। हाँ। किस तरह कंज्यूम करते हैं आप? नहीं, मैं तो ऐसे 2 पैक 3 पैक वाला हूँ नहीं, ठीक है ना, सबसे बड़ा बात ये है। और मैं ऐसे जनरली भी मैं बहुत जल्दी नहीं पीता हूँ, ठीक है। बहुत ऐसा रेयर कि जब मूड बहुत अपसेट हो, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो कि जिसमें मुझे अपने मूड को स्विच करने का ज़रूरत है, तो ऐसे पूरा खंबा लेकर के तो नहीं, बट हाँ इतना जितने में आपको इतना होश रहे कि आप कहाँ पे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जब दारू की बात आती है तो अक्सर हमें याद आता है हमारे दोस्त। तो प्रगल्भ ओझा की दोस्ती किन लोगों से है, कैसे दोस्त है? मतलब लड़कों की जो दोस्ती होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, गाली भी दोस्त को ही देना है और अगला काम पड़ने पे याद भी दोस्त को ही करना है। तो कौन कौन दोस्त हैं आपके जो आज भी आपको कहते हैं कि नहीं प्रगल्भ को तुम किस दिन इंटरनेट फोड़ोगे? इनफैक्ट मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, मतलब भीड़ में तो काफ़ी हूँ, मगर कोई बहुत करीबी ऐसे 3-4-5 लोग ही हैं, और मेल्स ही हैं, सारे के सारे मेल फ्रेंड्स ही हैं, जो कि मेरे बचपन टाइम से ही 3-4 क्लास से साथ मेरे और अभी तक रहे हैं। और इनफैक्ट जब भी मैं मिलता हूँ या फिर फ़ोन पे बातें होती हैं, तो या फिर मेरे कोई पोस्ट भी देखते हो तो सीधा फ़ोन आता है, अरे भाई क्या गजब लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, लेकिन थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा इम्प्रूव करो तो और अच्छा लगेगा। फीडबैक रिव्यू देते रहते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिव्यू उन्हीं का है, क्योंकि उनसे पता चलती है चीज़ों, और फिर मैं उस पर काम भी करता हूँ। तो हैं 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे बहुत मुश्किल समय पे भी मेरा मदद किया है, और मेरे बहुत अच्छे समय पे मेरे साथ रहा है। सबसे ऑकवर्ड पोस्ट आज तक क्या रहा है जो आपको लगता है कि नहीं पोस्ट करना चाहिए था, यार पोस्ट कर दिया और वो पब्लिक हो गया? ऐसा कुछ रहा है आपकी लाइफ में? ऐसा तो नहीं रहा है, बहुत
लिमिटेड चीज पोस्ट करते हैं, लिमिटेड चीज ही पोस्ट करता हूँ, अब करता हूँ क्योंकि अब समझ में आ गई ये चीज़ों के कितना गलत पोर्ट्रे किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब मैं अपने कॉलेज स्कूल के दिनों में रिलेशनशिप्स में हुआ करता था तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वगैरह कर देता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था उस समय पे। रिलेशनशिप में रहे हैं आप? हाँ। कितने समय के लिए? एक तो स्कूल टाइम में था, मतलब एक तो नया जो स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? गया से? हाँ, गया से हुई, मेरी डीएवी मेडिकल यूनिट से हुई है। बेसिकली मैं डीएवीएन ही हूँ, तो मेरी 10th तक की पढ़ाई वहीं से हुई। और 10th के बाद, और इनफैक्ट मुझे खास करके कल्चरल एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो पुशअप मिला है वो उसी स्कूल से मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब स्कूल्स में खास करके इन सारी चीज़ों को तरजीह दी जाती है। और अब एक गुजारिश और रहेगी कि जैसे कि बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भोजपुरी गाने बजने पे कोई प्रतिबंध ना है, उसी तरीके से कहीं ना हो। मतलब एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाए, भोजपुरी गलत नहीं है यार। भोजपुरी ऐसा चीज़ है कि आपका मूड कितना भी डिप्रेस्ड है, आप सुन लो, 5 मिनट भी सुन लो, आपका मूड लाइट हो जाएगा। होने का ये तो मेरे लिए तो वो तो होना चाहिए ओपन। और खास करके मैं भोजपुरी के अगर इन्फ्लुएंस में जाऊँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कितना अच्छा कर रहा है, मतलब बिहार दिवस सेलिब्रेट करता है, हर इवेंट में भोजपुरी गानों को यूज, मतलब कोई भी अगर फ्रेशर पार्टी हो उसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन भोजपुरी गाने पे कोई परफॉर्मेंस हो वायरल है, बिल्कुल फिक्स है कि वो वायरल होनी है। ठीक है, थोड़ा सा बताइए क्योंकि हम पॉडकास्ट को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। मिस्टर बिहार का टाइटल 2 बार जीता, एक बार नहीं 2 बार। मिस्टर बिहार टाइटल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में। देखिए, मिस्टर बिहार का टाइटल होता है कि अलग अलग इवेंट कंपनीज होती है जिसमें कि रनवे करवाती है लोगों को, उसमें डिज़ाइन एंड ड्रेसेस वगैरह 3-4 राउंड होते हैं, जिसमें कि एक बार आपको सोलो करना है, मेल फीमेल का सोलो होगा, फिर उसके बाद मेल फीमेल का साथ में। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बताइए कि उनके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए मिस्टर बिहार बनने के लिए, या कहाँ कैसे? देखिए, अब के डेट में तो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं अपने लुक पे और अपने खास करके बॉडी पे और फिजिक पे। तो वो एक प्रेफरेंस है, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको इन्हांस भी करती है कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन दिखने पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, और प्रेजेंटेबल इस तरीके से कि आप जब बोलो तो आपकी एक अलग पहचान बने। अब आपका डिक्शन हो गया, आपका पहनावा हो गया। अब पहनावा भी मॉडलिंग शोज़ में लोग बहुत तरीके का चीज़ पहन के जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिजिक नहीं भी है बट आप जो अटायर पहन करके जा रहे हो उसमें जब आप खड़े होते हो तो आपको लगता है देखने में कि भाई हाँ कुछ तो है। जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए टैलेंट होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको होना चाहिए मिस्टर बिहार के लिए। और बाकी का ग्रूमिंग वो लोग देते हैं, रिहर्सल्स करवाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और मिस्टर बिहार का शूट वगैरह होता है, ये डिसाइड करती है टीम कहाँ पे होगा? हाँ, वो टीम डिसाइड करती है, वेन्यू चेंज हो सकता है, वो हमारे हिसाब से नहीं होता। हम एक कंटेस्टेंट की तरह जाते हैं, जैसा इसे भी चीज़ होता है हमें कंपनी की तरफ से बता दिया जाता है, हम जाते हैं, शूट करते हैं और चले आते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट कंपनी के लिए वो रैम्प शो कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी है तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मगर कोई ऐसी कंपनी, अब तो हो गया है ना कि हर कॉलोनी में 3-4 इवेंट कंपनीज हैं और वो मिस्टर बिहार और मिसेस बिहार करवा रहे हैं। तो मेला वेला के लिए सही है, मगर ऐसा प्रोफेशनल तरीके से वो सबको अवॉइड करें और किसी अच्छी कंपनी के साथ ही करें जब भी करें। तो आप 2 बार मिस्टर बिहार भी रह चुके हैं और अभी जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। एक सवाल है, अब जब इतनी सारी बातें पूछ ही ली हैं आपकी पर्सनल के बारे में, अगर आप जर्नलिज्म करते हैं तो आप किस पार्टी के लिए जर्नलिज्म करना चाहेंगे? बिल्कुल बीजेपी के लिए करूंगा, और मैं तो ये आंख बंद करके मैं बोलता हूँ कि मैं बीजेपी के लिए करूंगा। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि देख लीजिए ना, चाहे वो बिहार हो, पूरे भारत को देख लीजिए, पहले आज से 10 साल पहले क्या थी और अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। लोग बस बोलते हैं नीतीश जी ने ये नहीं, बिहार के लिए नीतीश जी ने ये नहीं करवाया, नीतीश जी ने वो नहीं करवाया। वैसे मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल मैं 0% हूँ, लेकिन फिर तो भी। जर्नलिज्म आपका किस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, क्राइम में है, किस? मैं बेसिकली देखो, उसमें फील्ड क्राइम में नहीं होता है, अभी नहीं होता है। उसमें स्पेशलाइजेशन होती है कि या तो आप स्पोर्ट्स बीट पे कर लो या तो आप डिजिटल मीडिया पे कर लो। आज के डेट में डिजिटल मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जान जाते हो उसको चलाना, उसके एल्गोरिथम को कि किस तरीके से हैंडल करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन मेरा भी जो है वो एंकरिंग और न्यूज़ रिपोर्टिंग में, टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग में। मैं रिपोर्टर के लिए भी मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा। एंकरिंग और टीवी रिपोर्टिंग में आपका प्रेफरेंस रहेगा, तो उसमें जो आएगा पीछे से वही पढ़ना होगा, है ना? पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, शोज, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने बात करी बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बैक स्टेज के बारे में और आगे सारी चीज़ों के बारे में। आप प्रोफेशनल एक्टर रह चुके हैं। ICE इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस, बालाजी फिल्म्स, मुंबई से आपने अपनी तैयारी की है पूरी। तो हम एक लाइन बोलेंगे आपको, ठीक है? आपको उसको 5 अलग अलग इमोशंस में बोलना होगा, ओके? ठीक है?
लाइन है, हमारी शादी तय हो गई बा, ठीक बानो। इसको आपको मतलब मेरी शादी तय हो गई है, आप हिंदी बोल सकते हैं भोजपुरी, ठीक है। इसको आपको बोलना है हैप्पीनेस के साथ। ओके। एक बात बताई भाई, हाँ, हमारी जो शादी बना वो फिक्स हो गई बा। ठीक है। अब आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई जिससे आपको शादी नहीं करनी है, टेंशन के साथ बोलना है। का बताई भाई, बहुत परेशान मानी, जकरा से ब्याह नहीं करे के हमार बाबूजी ओकरे से ब्याह फिक्स करा देने पड़े, का करी बतावा। ठीक है, अब इसी को बोलना है थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा सा मतलब कि जैसे आप तैयार नहीं है शादी के लिए और अब शादी करनी पड़ रही है, इस तरह के भाव में। अरे यार बाबूजी हमार शादी तय करवा देले बाड़े, और भी बिना हमरा से पूछे। अरे कम से कम हमरा से पूछ तो लेवे के चाहिए कि हम शादी करब कि ना करब। जिंदगी खराब हो गई बा भाई। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिंग क्लास थी जो कि बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। ठीक, तो अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस स्टार की वीडियोस में आना प्रेफर करेंगे पहले, ठीक है। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, कोई एक चुनना होगा, ठीक है। रितेश पांडे या अरविंद अकेला कल्लू? नो डाउट अरविंद अकेला कल्लू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अंकुश राजा या नीलकमल सिंह? नीलकमल सिंह। अंकुश राजा नहीं सुनते हैं ज्यादा? सुनता हूँ, मैं उनको भी सुनता हूँ, काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं उसको उनके भी, मगर अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मैं नीलकमल को ज्यादा सुनता हूँ और मैं उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरा है पवन सिंह या खेसारी? पवन सिंह। पवन सिंह, ठीक है। चौथा है मनोज तिवारी या फिर ओम झा? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, ठीक है। मृदुल भी कहा जाता है, उनके हर कोई काम करना जाता है। अब सेम चीज हम ले चलते हैं अगले सीन में, उसमें आपको मैं कुछ फीमेल सिंगर्स के नाम बताऊंगा, आपको कोई एक चुनना होगा जिनकी वीडियो में आप फीचर होना चाहते हैं पहले, ठीक है। शिल्पी राज या शिवानी सिंह? दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बट शिल्पी राज, ठीक है। खुशी कक्कड़ या सृष्टि भारती? खुशी कक्कड़। खुशबू तिवारी, केटी या नेहा राज? नेहा राज। खुशबू जैन या प्रियंका सिंह? प्रियंका सिंह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ भोजपुरी के पुरानी फिल्मों के टाइटल बताऊंगा, ठीक है। आपको उन टाइटल्स को चेंज करना होगा, अगर आपने वो फिल्में देखी हो तो ठीक है, नहीं तो बताइए, ठीक है। या फिर आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहली फिल्म है खून पसीना, देखिए आपने, पवन सिंह निरहुआ? हाँ देखी है। हाँ, तो उस फिल्म को शॉर्ट करने लायक ऐसा कुछ है? उस फिल्म का टाइटल अगर चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे आप? खून पसीने को अगर चेंज किया जाए तो तकरार रख सकते हैं। गंगा जैसन भौजी हमार, इस फिल्म के टाइटल को शॉर्ट करना चाहे तो आप क्या करेंगे? पवित्र भौजी। ठीक है, भौजी के पवित्रता। ये सारी रवि किशन की फिल्म है, ठीक है। एक फिल्म थी जो कि आपके पिताजी भी कर चुके हैं, हम बाहुबली। इस फिल्म को अगर भोजपुरी में किसी और नाम से जाना था तो किस नाम से जाना था? मुझे तो लगता है कि उस फिल्म को किसी और नाम से जानने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत बखूब, बहुत अच्छा टाइटल उसको हम बाहुबली दिया गया है। ठीक है, ये एक दौर था, ये जो जितनी फिल्मों के नाम लिए, ये फिल्मों के वो दौर था जो कि गोल्डन एरा था। उसके बाद से आया कि स्टारों के नाम पे फिल्में बिकने लगी, निरहुआ हिंदुस्तानी, छपरा एक्सप्रेस, निरहुआ रिक्शा वाला। मगर मुझे ऐसा लगता है कि निरहुआ रिक्शा वाला और निरहुआ हिंदुस्तानी की भी कहानियां काफी अच्छी थी, भले ही वो कॉमेडी क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, निरहुआ की फिल्में भी काफी अच्छा रहती हैं, निरहुआ की फिल्में काफी बेटर रहती हैं, ठीक है। उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। अब आपके पास 5 दिल हैं, ठीक है। आपको उन 5 दिल देने हैं। मैं आपको कुछ क्रिएटर्स के नाम बताऊंगा, आपके उन 5 दिल भी बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। लाल, हरा, पीला, नीला और काला, ठीक है। अवनी जो आपके साथ क्रिएट करती हैं वीडियो, उनको कौन सा दिल देना चाहेंगे आप? उसको मैं पीला दिल देना चाहूंगा, दोस्ती का दिल, ठीक है। अनीशा, इनको कौन सा दिल देना चाहेंगे आप? इनको ब्लैक दिल देना चाहूंगा। ब्लैक दिल, काला है इनका दिल। ये वीडियो जब वो देखेंगे तो लड़ेंगे आपसे। बिल्कुल लड़ ले, बट सच्चाई तो सच्चाई होती है। ठीक है। आकांक्षा, इन्हें कौन सा दिल देना चाहेंगे आप? इन्हें मैं ग्रीन देना चाहूंगा। ग्रीन। प्रगति, इनको मैं व्हाइट देना चाहूंगा, बहुत शांत है। बहुत शांत है, ठीक है। परी, इनको ये साथ मैंने अभी आज मेरी शूट है तो उसके बाद दिल देना चाहेंगे? दिल देना चाहूंगा। लाल दिल किसी को भी नहीं दिया आपने? नहीं, फिलहाल अभी तो लाल दिल किसी को देना पसंद नहीं करूंगा, मैं बचा के रखा है आगे के लिए। बचा के रखा है, ठीक है। कोई भी ऐसे सोशल मीडिया के 3 इन्फ्लुएंसर मेल में और 3 इन्फ्लुएंसर फीमेल में बताइए जिनके साथ आपको काम करना है, जिनका कंटेंट देख के आपको लगता है कि आई शुड बी सजेस्ट समथिंग बेटर। मुझे अपडेटेड बिहारन जो है, अपडेटेड बिहारन बहुत ही वायरल कंटेंट क्रिएट कर रही है, और उसके साथ मुस्कान का मुझे काफी बहुत अच्छा आर्ट। हाँ, मुस्कान आर्ट्स, इनकी स्टोरी हम देखते रहते हैं नीलकमल की स्टोरीज पे। हाँ बिल्कुल। और मेरी मुस्कान से बात भी हुई थी भैया के साथ, मैं म्यूजिक वीडियो करने वाला हूँ उसके लिए।
बातचीत चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उस गाने पे वो अगर मेरे साथ स्क्रीन पे दिखें तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी उस तरीके से ऑन डिमांड है। और एक और फीमेल में एक और देखा जाए तो मैं उनके साथ क्वीन सालिनी के साथ करना चाहूँगा। क्वीन सालिनी के साथ करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। सी इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जिनको हम देख चुके हैं, जो कि जियो स्टार पे ऑलरेडी अपना वो भी कर रही हैं, एंकरिंग में करती हैं। मेल स्टार्स में नाम बताइए। स्वेगी सिंह राजपूत के साथ करना चाहूँगा। और एक और अभी नया लड़का आया है, उसका मुझे नाम नहीं याद है, बट बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, पगड़ी वगैरह बांध के, थोड़ा अच्छा हेल्थ है उसका। मुझे सॉरी उसका नाम नहीं आता। सनी बाबा नहीं, सनी बाबा तो उनका तो भाई है ना। अच्छा। अभी खास करके बहुत ये मुस्कान के साथ जो लड़का है ना फीचर किया है वीडियो, जो भाई का कैरेक्टर किया है, फिर मैंने भी नहीं देखा। अभी रक्षाबंधन पे उनकी सॉन्ग आई थी। और कोई तीसरा नहीं, मुझे ये दोनों ही पसंद है। बाकी मैं खुद क्रिएटर हूँ, मैं अपने साथ करना चाहूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है लास्ट, क्योंकि आप एक रियलिटी शो कर चुके हैं और उसके विनर भी रह चुके हैं, कोई भी ऐसे 5 डिजर्विंग कैंडिडेट के नाम बताइए जो आपको लगता था कि दे शुड बी ऑल्सो विनर, बट वो जीते ही नहीं, या फिर वो डिसअपियर हो गए, या फिर वो आज इंडस्ट्री में ही नहीं है। कोई भी ऐसे 5 नाम। देखिए, ऑलमोस्ट तो डिसअपियर सभी हो गए हैं। अच्छा। आलोक कुमार को छोड़ करके, या मोहन राठौर को छोड़ के, प्रियंका सिंह, या फिर जो भी उस जमाने की थी उनको छोड़ करके, एक जितेंद्र सिंह अंशु करके सिंगर हुआ करते। जितेंद्र सिंह अंशु का बड़ा अच्छा गाना है। हाँ, अगर आपने उनका नाम ही लिया है तो उनको जिला टॉप में अक्षरा सिंह ने बहुत प्रमोट किया था। फैबुलस एक्टर हैं। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से रियल टैलेंट का नाम लेके। बाकी एक विकास कुमार थे, वो भी शायद किसी रियलिटी शो में पूर्वी गाया करते थे। पूर्वी गाया रही करके गाया करते थे। गाना काफी, जब ये रील लगेगी इंस्टाग्राम पे बहुत लोग देखेंगे उसको। बिल्कुल। और खास करके उनको वो गाना बहुत फेमस हुआ था, मालनी अवस्थी जी। हाँ, रसमलाई खाएगी। हाँ, बिल्कुल। विकास नाम था उनका, मालनी अवस्थी जी ने प्रमोट किया था, रही करके गाना गाते थे। ठीक है। और मुझे नए में तो मैंने इस बार का रियलिटी शो मैंने उतना नहीं देखा, क्योंकि मुझे देखना, मतलब ये 2 क्रिएटर आपको लगता था कि बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं जा पाए। और एक अभी किशन कुमार, जो अभी रिसेंटली वायरल हुए हैं इस रियलिटी शो से, जो कि काफ़ी अच्छा, पवन सिंह का वो गाना गाया करते थे कि हम तोहरा प्रीतिया में, गाना उनको भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, बट नहीं हो पाया, गायब हो गए वो भी। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। हम इन 3 पे ही रहने देते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि अगर आप उनका कंपेयर करें इंडस्ट्री में से तो किससे करेंगे। ठीक है। पहला नाम है आदर्श आनंद। अगर आप आदर्श आनंद का कंपेयर इंडस्ट्री में किसी को रिप्लेस करना चाहें तो किसकी जगह पे आदर्श आनंद को रखेंगे? मैं बिल्कुल आदर्श आनंद से मैं पर्सनली भी मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, और मैं उनको जिस तरीके का उनका वर्सलाइटी स्टाइल है वो, उस तरीके से मैं उनको सीधा निरहुआ सर से ही कंपेयर करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया नाम, क्योंकि उनका जॉनर भी अलग है और कॉमेडी काफी अच्छी करते हैं, और उनका कॉमेडी समझ में भी आता है और देखने में भी मजा आता है, मतलब फुआर नहीं लगता। दूसरा है मनी मिराज, एक क्रिएटर। नहीं फॉलो करता हूँ, नहीं देखते हैं, मुझे उस तरीके का कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पवन सिंह की जगह आप किस एक्टर को रिप्लेस करना चाहेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? उनका रिप्लेसमेंट तो नहीं बना है और ना कभी बन सकता है। मुझे अगर कोई आने वाले समय में नया फेस भोजपुरी को चाहिए तो कौन बन सकता है? मैं चाहूंगा कि जिस तरीके उपाध्याय सर। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा रितेश उपाध्याय सर पवन सिंह के तरीके से एक बन करके आए, क्योंकि उनका भी काफी अच्छा है जिस तरीके से पवन सिंह का पहले का क्यूटनेस स्क्रीन पे जो था, या फिर जो पहले की डायलॉग अब उनके एक मूंछें रह गई हैं। अब तो थोड़ा उनका पर्सनालिटी थोड़ा बिल्डअप हो गया कंपटीशन के दौर पे, लेकिन जो पवन सिंह बीच वाले हमारे 20 से लेकर के बीच वाले दशक तक थे, बहुत अच्छे थे। एक क्रिएटर है रॉकी शर्मा, हाँ 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनको अगर आप किसका रिप्लेसमेंट देना चाहेंगे? मुझे नाम पता है, आप किसका नाम लेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में? खेसारी लाल यादव सबको पता था ये नाम। बिल्कुल, मैं उनको रिप्लेसमेंट देना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब वैसे तो ये बहुत विवादित भी बयान है, मगर मैं विवादित नहीं है, इट्स जस्ट लाइक हम 10 साल हो गए आपके इंडस्ट्री में पूरे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रॉकी यादव उनसे अच्छा कर पाएंगे, और अभी नया फेस है, लोग देखना भी चाहेंगे। और बाई लुक वाइज भी बढ़िया। देखिए, आप बॉडी बना लो, आप 6 पैक एब्स बना लो, आप बिल्कुल नहीं चलोगे जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, और आप जब तक एक देखने वाले, आपको व्यूअर के तरीके से अपने प्रोजेक्ट और अपने कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो, आप खुद देख कर करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये जो रील हमने ये लास्ट वाला कंटेंट किया, ये सिर्फ फैंस के लिए है। जो आदर्श आनंद के फैन है वो देखना चाहेंगे उनको निरहुआ के रूप में, जो पवन सिंह के फैन है वो देखना चाहूंगा आदर्श आनंद किसी और रूप में, रॉकी शर्मा को देखना चाहेंगे खेसारी के रूप में, बस और कुछ नहीं है। तो ये थे प्रगल्भ ओझा जी, जिनसे हमने बात की
समय का पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। और ये पॉडकास्ट जब आप लोगों के सामने आएगा तो आपको उन हिडन जेम्स के बारे में पता लगेगा जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है। वो खुद एक हिडन जेम है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र तय कर कर यहाँ तक आए हैं। वायरल होना इंटरनेट के दौर में बहुत ही प्रचलित हो गया है और हर कोई चाहता है बहुत जल्दी वायरल होना, बट प्रज्वल ओझा जी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को कुछ ऐसा दे पाएँ जिसमें एक मैसेज हो। उम्मीद करते हैं कि सितारे उनके जरूर जगमगाएंगे और जिस मुकाम पर वो जाएंगे द बिहार विजन की टीम उनसे दोबारा से मिलना चाहेगी, दोबारा से बात करना चाहेगी। स्टेज के पीछे के किस्से हों या रियलिटी शो की सच्चाई हो, हर चीज़ को इतनी ईमानदारी से जवाब देने के बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रज्वल ओझा जी का। थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। और बिहार विजन की पूरी टीम को और आलोक जी को काफ़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाया और अंदर की बातों को बाहर रखा। आप सुनिए और इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक करके हमें ये बताइए कमेंट के साथ कि आपको कितना चीज़ जानने के लिए मिला और नहीं मिला। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आलोक आपसे बात करके। और थोड़ा सा और एक आपने मेरा नाम अकेले लिया, जो टीम है वो बहुत बड़ी है, आप 2-4 नाम और ले लीजिए। रितेश शर्मा, बिल्कुल रितेश शर्मा, आकाश, विवेक और विवेक। मुझे सॉरी, मुझे नाम सबके याद नहीं है, बट हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द इस चैनल पे जल्दी से पॉडकास्ट पे आऊँ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। आज हमारे साथ जो थे वो रियलिटी में सुपर हीरो हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सुपर पावर्स थाइनोस की 5 नागमणि की तरह आप लोगों के सामने आएंगी और वो आपको नजर आएंगे एक अच्छे से सीरियल में और एक अच्छी सी मूवी में। करेंगे अपने आप को पूरा फेमस, कोशिश यही रहेगी प्रज्वल ओझा जी का। धन्यवाद अपना समय देने के लिए द बिहार विजन टीम को।